हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। डर लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम डेट को देखकर 9 अगस्त 2026। तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट पास आती है डर लगना स्वाभाविक है। मैं आपके सामने क्यों आई हूँ आज? मैं भी एक समय आपकी तरह ही थी, मुझे भी एग्ज़ाम से डर लग रहा था, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो मैं आपकी समस्या को एकदम अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे पता है कि आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से शुरू करें, किस बुक को पढ़े, किस तरीके से पढ़े, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। मेरे भी दिमाग में था और बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस, सब ने मुझे अलग अलग तरीका बताया। ये मुझे पढ़ना चाहिए, सुंडा पढ़ लो हो जाएगा, कात्यायन पढ़ लो हो जाएगा, बस इतना पढ़ लो हो जाएगा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या सच में उन बुक से पढ़ने से सिर्फ हो जाएगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होंगे, मुझे पता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को शुरू करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस एग्ज़ाम के फॉर्म आपके अभी तक चल रहे हैं, आप 10 जून तक इसके फॉर्म को भर सकते हो। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, एक इंसान क्या कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दीवार को खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इससे पसीना ज़रूर बहेगा, ये हार्ड वर्क तो कर रहा है, लेकिन ये दीवार कभी खिसक नहीं पाएगी। लेकिन एक तरफ ये इंसान क्या कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो आपको इस वक्त 2 महीने के अंदर हार्ड वर्क की नहीं, आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बुक्स को लेके बैठो और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी और मैंने भी ये नहीं किया। जब आखिरी के 2 महीने बचे थे तो मेरे दिमाग में था कि मैं किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्रीकल्चर मेजर पोर्शन है। और जीके की अगर मैं बात करूँ तो जीके मेरे से बहुत दूर था, मतलब मुझे जीके पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे समझ भी नहीं आती। तो मेरा क्या टारगेट था कि मैं एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि अगर मैं जीके में थोड़ा सा कम भी कर पाऊँ तो वो उसे कवर कर ले। मैं अगर आपको बताऊं, इस एग्ज़ाम में आप अगर 100 में से 65 प्लस करते हो तो आप पक्का हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। 50 प्लस स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अगर आपके 50 प्लस भी आते हैं तो ये भी एक श्योरिटी ही है, लेकिन 65 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपको पेपर पैटर्न तो इसका पता ही होगा। तो आपने अगर पैट 2025 दिया है और आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हो तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है और आपको टाइम लिमिट कितनी मिलेगी, आपको 120 मिनट्स, मतलब आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। और इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये आपका ऑफलाइन होने वाला है, OMR पे होगा, आपको गोले भरने होंगे, पेन और पेपर मोड से ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब जो आपको स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो है इसका पेपर पैटर्न। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 65 मार्क्स का आपका एग्रीकल्चर आता है, 20 मार्क्स का आपका यूपी की जीके आती है और आपका 15 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। तो अगर आप कोई 2 सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप एक सब्जेक्ट में थोड़ा वीक भी परफॉर्म करोगे तो वो उसे कवर कर लेगा। अब लास्ट मंथ में आपको यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि अब मेरा जो स्ट्रॉन्ग है मैं उसे और स्ट्रॉन्ग कर लूँ। अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो 65 एग्रीकल्चर के आने थे, उसमें से मेरे 60 करेक्ट थे। तो मैंने एग्रीकल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि यूपी जीके जो मेरी थोड़ी वीक भी थी मैं उससे कवर कर लूँ। कंप्यूटर भी मुझे आता था, मैंने 15 में से 8 के अराउंड ऑलमोस्ट ठीक कर दिए थे। यूपी की जीके का हालत बुरी ही थी और वो बुरी ही रही, उसका मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने अपने आप तैयारी करी थी, लेकिन आपके पास मेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि यूपी जीके को किस तरीके से कवर करना है। तो आप 2 महीने में उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें, 65 मार्क्स आपका एग्रीकल्चर ही कवर कर रहा है। इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है।
तो आप सबसे पहले जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उस सब्जेक्ट को कवर करो, फिर क्या करो, कम मार्क्स का उससे कवर करो। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कवर करना है। क्रॉप साइंस, उससे आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और सोइल साइंस से आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट आपका 40 क्वेश्चंस सिर्फ ये दो सब्जेक्ट को कवर करेंगे। क्रॉप साइंस में आपकी एग्रोनॉमी भी आ जाती है, प्लांट पैथोलॉजी भी आ जाती है, एंटोमोलॉजी भी आ जाती है। तो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्रॉप की बीमारियां हो गई, क्रॉप की कीड़े हो गए, और एग्रोनॉमी वेरियस क्रॉप्स के बारे में हो गया, ये सब आपका क्रॉप साइंस के अंदर आ जाता है। सॉइल साइंस में क्या हो गया आपका, मृदा विज्ञान। तो जितने भी सॉइल से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी सॉइल साइंस में है। तो आप क्या देख रहे हो कि इन 65 क्वेश्चन में से आप अगर ये दो सब्जेक्ट को कवर कर लो तो आप 40 नंबर ले सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, 50 प्लस तो आपका चांसेस हैं, लेकिन 65 प्लस अगर आप लेके आते हो तो श्योरिटी है। तो क्यों ना सबसे पहले इन दो सब्जेक्ट को कवर किया जाए। मान रहे हो बात। फिर आप कहाँ जाओगे, आप बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो आप 10 मार्क्स और ले आओगे। इसका मतलब 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। ठीक है। अब आपका एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उससे मात्र 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये बताओ कि आपका अपना टाइम देना इसमें वर्थ इट होगा। इसी सब्जेक्ट को करना जरूरी है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन क्या इससे पहले आपको एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए? एक्सटेंशन जो कि एनिमल हस्बेंड्री की कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, और उससे भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री से भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप बताओ किसमें टाइम देना ज़्यादा वर्थ इट होगा? ऑफ कोर्स आपको एक्सटेंशन पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स दोनों से ही 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद जब आप लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री को टच करोगे जिससे आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको पूरे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को कवर करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम पढ़े कहाँ से? मुझे जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे सबने बोला कि बस सुंडा पढ़ लो हो जाएगा, तो मुझे भी लगा यार सुंडा पढ़ लूँ हो जाएगा। लेकिन जब मैं एग्जाम दे के आई मैंने वो गलती नहीं करी, मैं लोगों की बातों में नहीं फंसी, मैंने सिर्फ सुंडा पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ, सुंडा बहुत अच्छी बुक है, उसे एग्रीकल्चर की बाइबल बोला जाता है, मानती हूँ मैं, लेकिन आपको उसे पढ़ना किस तरीके से ये आपको आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके सामने एक सुंडा में लाइन है, रस्ट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, आपने सुंडा में ये एक लाइन है आपने पढ़ ली। अब आपको क्या है, इससे क्वेश्चन बनेगा, तो एग्जामिनर इसे किस तरीके से घुमा सकता है मैं आपको बताती हूँ। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको असर्शन दे देगा, रस्ट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट and it is able to grow on culture media। ये assertion दिया उसने, रीजन क्या दे दिया, obligate parasite require living host to complete its life cycle। तो एग्जामिनर ने इस एक पॉइंट से ये क्वेश्चन बना दिया। अब मैं आपके सामने 3 स्टूडेंट्स रखूंगी, आप देखना उसमें से कौन करेक्ट आंसर देता है। सबसे पहला स्टूडेंट क्या करेगा, वो देखेगा रस्ट इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो देखेगा ये सुंडा की लाइन और उसे ये लाइन यहाँ दिख जाएगी एग्जाम में, वो क्या करेगा, इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है वो इस ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ना देखे, लेकिन वो गैस कर ले कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यही होता होगा, तो वो इसे भी टिक कर दे, तो वो आंसर देगा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो वो आंसर ये देगा। दूसरा स्टूडेंट क्या है, वो इसको भी पढ़ेगा और इसका मतलब भी जान लेगा, तो वो क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा कि हाँ भाई रस्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट लिविंग होस्ट पे
रहता है, तो ये भी सही है, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर क्या करेगा, फर्स्ट करेगा। लेकिन तीसरा स्टूडेंट क्या है, जिसने इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा, वो क्या समझेगा कि रस्ट एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका मतलब उसे लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उसे हम कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते? कल्चर मीडिया मतलब आप उसे लैब में ले जाके ग्रो करने की बात कर रहे हो, तो क्या जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इसे लिविंग होस्ट ही चाहिए, तो क्या आप उसे लेबोरेटरी में कल्चर कर पाओगे? उसे आप लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते। तो इस एक लाइन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमाया और आप भी पूरा का पूरा घूम गए। इसका आंसर होगा फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। आप बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए आराम से? इसका करेक्ट आंसर, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है इट इज एबल टू ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम उसे कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसे जिंदा होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप जान रहे हो, सिर्फ बुक को पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है। तो आप जो 2 मंथ में तैयारी कर रहे हो वो बुक तो पढ़ोगे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 फेज में आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अरुण कात्यायन को स्टार्ट करोगे। याद रखना, सुंडा को स्टार्ट नहीं करना। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अरुण कात्यायन थोड़ी डीप है एज कम्पेयर टू सुंडा, उसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। सुंडा आप कब करोगे, जब आपको रिविजन करना है। तो अब आपके पास 2 मंथ हैं, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो अरुण कात्यायन। तो अरुण कात्यायन से आपको क्या मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर जब आप अरुण कात्यायन को एक बार कवर कर लो, तब आप मूव करोगे आर.के. शर्मा और नेमराज सुंडा में। तो आपको बुकें कम ही रखनी है, लेकिन उसे बार बार पढ़ना है। तो आप अरुण कात्यायन को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है नेमराज सुंडा। देन लास्ट में आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को करना है। एक बात याद रखना कि ये गलती मत करना कि जब मेरा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करूंगा। सब्जेक्ट आपका कभी एकदम पूरी तरीके से कवर नहीं होता। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ, ऐसा सब्जेक्ट कभी कवर नहीं होगा। आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, लेकिन याद रखना एग्रीकल्चर 65 है माना, लेकिन यूपी की जीके और कंप्यूटर भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने पेपर की बात करूँ तो यूपी जीके में ज़्यादातर आपका करंट अफेयर्स आया था, तो उसमें जो है डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें देख रहे थे ना, वो क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा दे दिए थे। मैंने स्टैटिक जीके फिर भी कवर की थी, लेकिन करंट अफेयर्स को मैं इतना कवर नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरा यूपी जीके थोड़ा कम था। लेकिन मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर को अच्छा से कर रखा था, तो इसलिए मेरे 100 में से 65 प्लस आराम से नंबर बन गए। तो आपको भी क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। डेली आप जो न्यूज़पेपर आता है उसमें एग्रीकल्चर की जो रिलेटेड न्यूज़ आती है उसे पढ़ो। एग्रीकल्चर की न्यूज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कंप्यूटर में आपका हिस्ट्री से लेके बेसिक जो होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उसमें देखने के लिए मिले थे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को कवर करना है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप ये मौका मिस करना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी भारी मात्रा में वैकेंसीज, वो भी यूपी में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना, आप इसकी तैयारी अभी से कर लो। 2 महीने की बात है ना, 2 महीने एकदम जुट जाओ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स में मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था, और रिसर्च वर्क में इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, वो आप भी जानते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में उस हेक्टिक शेड्यूल में से अपना टाइम इस तरीके से मैनेज किया कि मैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्टडी तो डेली कर पाऊँ।
तो आपके पास तो ज़्यादा टाइम होगा। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप अपने रिसर्च शेड्यूल को इस तरीके से शेड्यूल करो कि आप अपने लिए पढ़ाई का टाइम आराम से निकाल दो। और अगर आप बीएससी के बाद कर रहे हो तो आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इतना रिसर्च का प्रेशर नहीं है। आप 6-7 आवर्स से ज़्यादा स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करो। सिलेबस आप धीरे धीरे कवर कर लोगे, लेकिन साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होगा। उस टाइम जब मैं तैयारी कर रही थी तब भी एकदम फैंसीज वीडियोस आती थी यूट्यूब पे, सिर्फ ये कर लो हो जाएगा, सिर्फ ये 500 क्वेश्चंस कर लो हो जाएगा। कुछ नहीं होता उन सब से। पर्सनली बता रही हूँ, जब मैं एग्जाम दे के आई थी ना, उन्होंने इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे कि जो लोग बोलते थे ना कि सिर्फ सुंडा से हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उनका। वो इतने घंटे पढ़ते थे, सुंडा को बार बार रटते थे, लेकिन सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, उसमें रटने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है कि स्टूडेंट पूरा घूम के रख जाता है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट पे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया कि वो स्टूडेंट जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, लेकिन आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि वो आपके दिमाग के साथ ना खेल पाए। तो लास्ट में मैं बात करूं, मास्टर द बेसिक्स। सबसे पहले अपने बेसिक को क्लियर करो, फिर कंसिस्टेंट रहो। याद रखना, ऐसे नहीं कि तुमने एक दिन पढ़ लिया 11-12 घंटे और दूसरे दिन कहो कि मेरा तो दिमाग सैचुरेट हो गया, मैं आज लूंगा ब्रेक क्योंकि मैंने कल 11-12 घंटे पढ़ लिया, आज के 6 घंटे कल के 6 घंटे में कवर कर लिए। ऐसा नहीं होता, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना होगा। चाहे आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। तो डेली कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप डेफिनेटली इस एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर लोगे। तो अब एक आपके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने स्ट्रेटजीज को देख लिया कि हमें किस तरीके से कवर करना है। अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से आपकी मदद उत्कर्ष कर सकता है, ये इसकी बात करते हैं। तो हमारी जो बिग समर सेल है वो अभी चालू है। इसमें आपको अप टू 90% हर कोर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, और अगर आप इस वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हो तो आपको 25% इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके प्राइम फीचर्स क्या हैं? आपको रिवीजन कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। याद रखना, जब भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट जब आप देते हो, और सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उस टेस्ट को इवेल्युएट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हो तो आप उसे सुधारोगे कैसे। तो सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, उस टेस्ट को इवेल्युएट भी करना है। साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट मिलेंगे और प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। इसके साथ आपको कई सारे बेनिफिट भी मिलेंगे और आप अनलिमिटेड डाउट को आस्क कर सकते हो। तो आपको जो प्रिपरेशन टाइम में डाउट्स आते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो और टीचर्स हों, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आपको अगर कोई और भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो साथ ही हम बात करें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच भी स्टार्टेड है। तो आप क्या करो, इसमें अगर आपको स्टैंडर्ड कोर्स लेना है तो 3200 का मिल जाएगा, और प्राइम कोर्स लेना है तो आपको 4500 का ये कोर्स मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको जेट 2027 की तैयारी करनी है तो ये बैच भी आपका 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको जेट 2026 की तैयारी करनी है तो आप ये एमसीक्यू बैच को परचेज कर सकते हो, जो कि आपको मात्र 500 रुपये में मिल रहा है, या आप एक्सप्रेस बैच को भी परचेज कर सकते हो। जो आपका आरपीएससी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो भी आपका बैच 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप एजीटीए और केन सुपरवाइजर दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही साथ कर सकते हो, 2 in 1 कॉम्बो के साथ। तो आप स्टैंडर्ड कोर्स को 2800 में और प्राइम कोर्स को 3600 में ये परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको जेट 2027 और सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो उसका भी 2 in 1 कॉम्बो
है आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको पशुधन निरीक्षक की तैयारी करनी है तो आपको स्टैंडर्ड कोर्स इसका 2200 का और प्राइम कोर्स आपको इसका 3200 का मिल रहा है। साथ ही साथ अगर कुछ स्टूडेंट्स जो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप पे ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप सेमेस्टर वाइज इसे परचेज कर सकते हो। आप जिस सेमेस्टर में हो आप उस कोर्स को परचेज करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपना लक भी आजमा सकते हो। आप क्या करना है, आपको उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पे अपना नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करना है, देन स्पिन करके आप अपना लक को आजमा सकते हो कि आपको कितना % डिस्काउंट मिलता है। देन आपका कूपन कोड जनरेट हो जाएगा, आप इसको डाल के बेनिफिट्स को ले सकते हो। सो थैंक यू। आपको आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। याद रखना सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है। मैंने अपनी शेयर की क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग किस दुविधा से गुजर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो उस टाइम जो इस सिचुएशन से गुजर चुका है वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, ना कि वो जो सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।